हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। हमने गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट समझा था और इसके साथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट समझा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका फ्री फॉल यानी मुक्त पतन। यानी कब आप ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु फ्री फॉल में है या मुक्त पतन में। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स में यानी गुरुत्वाकर्षण बल में नीचे गिरती है तो हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु मुक्त पतन में है यानी फ्री फॉल। जैसे कि अगर आप अपने घर में छत पे खड़े हैं और आपके पास कोई बॉल है, आपने क्या किया, आप छत के बाउंड्री से आपने उस बॉल को नीचे गिरा। तो जो वो बॉल नीचे गिर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रही है। इस कारण हम इसे कह सकते हैं कि ये जो बॉल है वो फ्री फॉल यानी मुक्त पतन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी पेड़ की, जैसे कि आपके पास कोई फल का पेड़ है, जैसे सेब का पेड़, फल के पेड़ से सेब नीचे गिरता है तो बेसिकली वो फ्री फॉल यानी मुक्त पतन में नीचे गिरता है। यानी whenever object falls towards the earth under gravitational force alone, we say that the objects are in free fall। यानी जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन पर है। यानी जब भी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ गिरती है और किसके कारण गिरती है, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो तब हम ये कहते हैं कि वस्तु किसमें है, मुक्त पतन पे। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने जो आपका हवाई जहाज है वहां से ये कूदा। तो जब ये कूद रहा है, नीचे कूद रहा है, नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा, तो बेसिकली नीचे कैसे गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये जो व्यक्ति है ये फ्री फॉल में यानी मुक्त पतन में। अब जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, फ्री फॉल में गिर रही है, मुक्त पतन में नीचे गिर रही है, तो क्या होता है, जब वो नीचे आ रही है तो एक एक्सेलरेशन या त्वरण इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी इसके जब वो नीचे गिर रहा है तो वो जो शरीर है या जो बॉडी है या जो भी वस्तु है उसमें एक एक्सेलरेशन लगता है, एक त्वरण लगता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और इसे हम जी से डिनोट करते हैं। जी क्या है, सिंबल है जिससे हम ग्रेविटेशनल या जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम दर्शाते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो वही है जो कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण की होती है, मीटर पर सेकेंड। Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved। यानी जब भी कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो उस समय एक त्वरण होता है या एक एक्सेलरेशन होता है, इसमें एक एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। This acceleration is called acceleration due to gravitational force of the earth। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो त्वरण है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी, यानी इसे हम जी से निर्दिष्ट करते हैं।
द यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जी का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं कि जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ये जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण है उसके सार्वत्रिक नियम से आप ये जानते हैं कि जो फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल वो बराबर होता है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पे एफ आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जी जो है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम और स्मॉल एम जो है ये दो वस्तु है यानी तो ऑब्जेक्ट्स है, उनके मासेस होते हैं। तो इसमें जो हमने कैपिटल एम लिया है ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान यानी जो अर्थ है उसका मास है, और जो स्मॉल एम है वो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट का मास। डी जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी है। इसे आप आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस कंडीशन में हमने क्या लिया है, जो है आपका जो एम है या एक जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी पृथ्वी है यानी अर्थ है, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर ले सकते हैं, यानी एफ जो है आपका वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल एम जो है वो है आपका मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम जो है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का द्रव्यमान, आर जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, यानी पृथ्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी, और जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण। अब हम एक और चीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो आपका फोर्स होता है, बल जो होता है बराबर होता है एम ए के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी पहले और दूसरे समीकरण से क्या जानते हैं, हम ये करेंगे कि आपके पास है F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। F की जगह आप लिख देंगे एम बराबर जी एम एम अपॉन आर। अब यहाँ पे आप जानते हैं एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान यानी ऑब्जेक्ट का मास। तो ये आपका सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर। तो ये
ये हमारी जी का फॉर्मूला आ गया। अब आप इस फॉर्मूले से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे जैसे जो रेडियस है अर्थ का वो बढ़ता जाता है पोल से इक्वेटर की तरफ, वैसे वैसे जी की वैल्यू जो है वो कैसी होती है आपकी, यानी जो पोल्स है वहां पे क्या है जी की वैल्यू आपकी, तो वहां पे जो है वो ज्यादा होती है और इक्वेटर में जो है इक्वेटर में ज्यादा होती है और पोल्स में कम होती है। यानी as the radius of the earth increases from poles to the earth, the value of g becomes greater at poles than at equator। यानी जब हम बात करते हैं जैसे जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो रेडियस है वो पोल्स में क्या है, पोल से जब हम इक्वेटर में जाते हैं तो वो बढ़ता है, इसी तरीके से जी की वैल्यू भी आपकी चेंज होती है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। यानी पोल्स में क्या होता है, आपका जो रेडियस है वो कम होता है और इक्वेटर में क्या होता है आपका ज्यादा होता है। यही कारण है कि जो आपका पोल है वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर में यानी विषुवत में कम होती है। कैसे पता चला? आपका फॉर्मूला आया जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं जी और आर में जो है रिलेशन वो है इनवर्स है, यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी जी की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू घटेगी जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आर और जी आपस में कनेक्टेड है और इस तरीके से जो है जी की वैल्यू आर के चेंज होने से चेंज होगी। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, यानी आपको जी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे जी एम और आर की आपको वैल्यू दी गई, आपको इनको रख के जो है जी का मान। अब हम ये जानते हैं कि जी जो है वो बराबर है आपके जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी जी की वैल्यू जो आपका क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.7 इंटू 10⁻⁻⁻, एम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, आर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी हमारी जो फाइनल वैल्यू आ गई है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमारी जो जी की वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
करें जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में देख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है मोशन की, ठीक है। तो वो हमने क्या क्या पढ़ी है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टू as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारी 3 इक्वेशन है मोशन की। अब अगर ये इन इक्वेशन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल में इनका जो है इफेक्ट देखें, तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये बदल जाती है। v इक्वल्स टू u प्लस gt, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 2gs बराबर v स्क्वायर माइनस u। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो है a की जगह यानी एक्सेलरेशन या त्वरण के जगह हमारा जो है g यानी गुरुत्वीय त्वरण आ जाए। अब आपका जो है एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। यानी एक कार है वो गिर जाती है और ग्राउंड के पास जो है वो गिर जाती है, और कितना टाइम लगता है उसे, 0.5 सेकंड का टाइम लगता है। लेट g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी g का जो मान है वो आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। पहला है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक होगी, ग्राउंड पे जब वो लगेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड, यानी आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है कि 0.5 सेकंड में इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, और आपको जो लेज है उसकी हाइट निकालनी है, उसकी ऊंचाई निकालनी है कि वो ग्राउंड से कितनी ऊंची है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें जो है आप देख सकते हैं टाइम दिया गया है, t की वैल्यू 0.5 सेकेंड, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अब सबसे पहले हमें निकालना है कि किस स्पीड से जो ये कार है वो ग्राउंड पे हिट हो। तो इनिशियल जो हम स्पीड या जो आपकी वेलोसिटी है उसे हम u ले लेते हैं। u आपका 0 मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस gt। v हमें निकालना है, u 0 है, g की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 0.5, यानी v की जो वैल्यू आई है वो आई है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो जब भी हम एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी औसत चाल। तो औसत चाल जो होगी वो बराबर होगी u प्लस v बाय 2। अब u की वैल्यू आपकी 0 है, v की वैल्यू 5 है बाय 2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप जो है एवरेज स्पीड निकालेंगे, यानी सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके
आपको करना है। नेक्स्ट है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी आपको लेज की हाइट निकालनी। तो हाइट आप जो है सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो है एस। एस की जगह हम यहाँ पे एच ले लेंगे, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। अब u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू कितनी है 0.5 सेकेंड। तो फर्स्ट पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि u क्या है 0 है, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 है 10 है, यहाँ पे हमें क्या लेनी g की वैल्यू 10 लेनी है। तो 10 ये 10 इंटू t टाइम 0.5 का स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 10 इंटू 0.25। तो यहाँ पे जो हाइट आई है वो आपकी 1.25 मीटर आई। तो इस तरीके से आप थर्ड पार्ट सॉल्व करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी एक वस्तु है उसे हमने ऊपर की तरफ फेंका और वो एक हाइट तक पहुंचा, 10 मीटर की जो हाइट है वहां तक वो पहुंच। कैलकुलेट, पहला है द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी आपको बताना है कि किस वेग के साथ जो वस्तु है उसे ऊपर फेंका गया। नेक्स्ट है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी उस ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला आपको क्या दिया गया है कि जो वस्तु है वो ऊपर फेंका गया और आपको हाइट यानी h की वैल्यू दी गई है 10 मीटर। अब वो नीचे से ऊपर फेंका गया, यानी आपको u की वैल्यू निकालनी है। b आपको 0 दिया गया है क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो एक हाइट तक पहुंचेगी जहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है या वेग है वो 0 या 0 हो जाए। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो कितनी वेलोसिटी से, यानी u की वैल्यू आपको पूछेगी। g की जो वैल्यू है वो आपकी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हें देखेंगे। तो हमारे पास h है, v है, g है। h या जिसे आप s भी लिख सकते हैं, v है और g है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड इक्वेशन है यानी 2gs या 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। तो हमारे पास g की वैल्यू है 9.8 9.8, h की वैल्यू है 10, v स्क्वायर 0 है, u आपका u जो है वो आपका u जो है वो आपका एज इट इज आप रख देंगे। अब हम बात करते हैं g की। तो वस्तु जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ। तो ये आपका क्या किस में होगा, आपका नेगेटिव में होगा यानी माइनस में होगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास u स्क्वायर आया 196। तो u की वैल्यू आप इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये आपका 14 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी आपको टी की वैल्यू निकालनी। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास h है, हमारे पास g की वैल्यू भी है, ठीक है, हमारे पास v भी है, u भी है, हमें t निकालना है। तो आप इसमें जो है जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस gt, इसका आप यूज करेंगे। तो u की वैल्यू 0 है, सॉरी 14 है, v की वैल्यू 0 है और h की वैल्यू 10 है। और अगर हम बात करें g की, ठीक है, यहाँ पे आपकी g की बात की गई है, तो जो g है वो आपका 9.8 है। ये आपका नेगेटिव में होगा, यानी माइनस में होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो नीचे से ऊपर फेंकी गई है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया गया है, इसलिए ये नेगेटिव में आएगा। तो t की वैल्यू 14/9.8, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपकी 1.42 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, यानी मुक्त पतन का अर्थ क्या है। अब जैसे कि हम जानते हैं, जब भी कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है, उसे हम या ऐसी वस्तु को हम फ्री फॉल में कहते हैं, यानी ऐसी वस्तु मुक्त पतन में। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, हम ये जानते हैं, हमने ये समझा है या ये पढ़ा है कि जो हर एक पिंड है इस विश्व में वो दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी कारण जो है पृथ्वी भी हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वो वस्तु जो पृथ्वी की तरफ गिरती है, किसके इन्फ्लुएंस में, किसके प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, तो ऐसी वस्तु फ्री फॉल या मुक्त पतन में होती। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट, अर्थ ग्रेविटी attract
ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स सेंटर, यानी जो पृथ्वी का की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर एक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचता है या आकर्षित करता है। When an object is dropped from a certain height under the influence of gravitational force, it begins to fall to the surface of earth. और क्या होता है, जैसे ही कोई भी वस्तु किसी ऊंचाई से फेंकी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी की तरफ गिर जाती है। Such an object movement is called free fall. और ऐसे जो है वस्तु के मूवमेंट को, ऐसी वस्तु की जो गति है उसे हम फ्री फॉल यानी मुक्त पतन कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ क्या। तो जब भी कोई भी वस्तु मुक्त पतन में होती है तो उसकी वेलोसिटी यानी वेग में चेंज आता है, उसमें परिवर्तन आता है। और जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में जो चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ, वो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। तो जब भी कोई भी वस्तु फ्री फॉल में पृथ्वी की तरफ गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी when an object falls freely from a certain height towards the earth's surface, यानी जब भी कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी की सतह की तरफ गिरती है, its velocity keeps changing, यानी इसकी जो वेग है वो बदलता रहता है। This velocity change produces acceleration in the object known as acceleration due to gravity. और इसके कारण क्या होता है, इस वेलोसिटी के चेंज के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, उस वस्तु पे त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब आपका अगला टॉपिक है मास यानी द्रव्यमान। यानी हम ये समझते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है। बेसिकली अगर हम किसी भी वस्तु की बात करें, चाहे हमारे हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु हैं, हम ये जानते हैं सब वस्तु या सब ऑब्जेक्ट में मास होते हैं यानी द्रव्यमान। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु के इनर्शिया का मेजर यानी उसके जड़त्व का जो मापन होता है उसे हम उसका मास या द्रव्यमान कहते हैं। अगर किसी भी बॉडी का मास या द्रव्यमान ज्यादा है तो उसमें जाड़त्व ज्यादा हो यानी उसका इनर्शिया ज्यादा हो। अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, तो आप उस वस्तु को कहीं पे भी लेके जाएं, चाहे आप दूसरे प्लैनेट में पृथ्वी से बाहर ले जाएं या पृथ्वी के अंदर रखें, तो हर वस्तु का या वो जो वस्तु है उसका जो मास है वो एक जैसा रहता है। यानी अगर आप उसकी स्थिति बदल रहे हैं, उसकी जगह बदल रहे हैं, आप उसे पृथ्वी पे रख रहे हैं, फिर चंद्रमा पे या कहीं बाहर यूनिवर्स पे रख रहे हैं, तो जो वस्तु है उसका जो मास होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। यानी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जाड़त्व, उसके जड़त्व के माप होता है, यानी उसका जो जड़त्व है उसका जो माप होता है वो जो है किसी भी बॉडी का जो है मास या द्रव्यमान होता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जाड़त्व होगा। यानी अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जाड़त्व भी ज्यादा होगा। The mass of an object is constant and does not change from place to place. यानी अगर हम वस्तु के द्रव्यमान की बात करें
तो ये एक जैसा होता है और जगह के बदलने से ये बदलता नहीं। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। यानी जो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है या द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, वो जगह को बदलने से बदलता नहीं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।